हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से पढ़कर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में नैतिक को यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे, जहाँ वो इस वक्त अपने कजिन्स के साथ घूमने के लिए बाहर आया हुआ था। जहाँ उसके कजिन्स एक सेकंड के लिए भी उसे नहीं छोड़ रहे थे और इस वक्त वो लोग खेत के पास आए हुए थे, जिससे पूरे जगह को देखते हुए नैतिक जाकर चारपाई पर बैठकर लगे सरसों के खेत को देखने लगा। चिड़िया को चहचहाने की आवाज़ और थोड़ी दूर पर बने तालाब के ऊपर उड़ रहे बगुला और पनडुब्बी सूरज की किरणों माहौल को बहुत खुशनुमा बना रही थी। अचानक हरियाणा कैसे भाई? उसके एक कजिन ने पूछा। नैतिक ने जवाब में कहा, मन शांत करने आया हूँ। और क्या हालचाल है घर वालों के? दूसरों ने पूछा। नैतिक ने जवाब में कहा, सब अच्छे हैं। और कोई छोरी पंसद आई का तन्ने? एक दूसरे कजिन ने पूछा, जिसे सुन तीसरे ने कहा, उसे हरियाणवी समझ नहीं आती, मत बोलो। इट्स ओके, थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ, नैतिक ने उन्हें चिल करते हुए कहा। जिस पर उसी हरियाणवी बोलने वाले ने कहा, जवाब दो। नैतिक ने उसे देखते हुए कहा, नहीं आई। अब बेहतर है कि इस टॉपिक पर बात ना करें। ये कहते हुए उसने तालाब की तरफ देखा और कहा, मुझे वहाँ जाना है। हाँ, क्यों नहीं, चलो। ये कहते हुए उसका कजिन आगे बढ़ गया, जहाँ उसकी नज़र जाती हुई एक सुंदर सी लड़की पर गई, जिसे देख उसने चिल्लाते हुए कहा, ओए सुन छोरी, तेरी जुल्फ तो सोलर पावर लागे देखते हैं दिल चार्ज हो जावे। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की हंसी दबाने लगी, लेकिन जिस लड़की को उसने सीधा छेड़ा था उसने पलटकर गुस्से से कहा, तेरे बाप की रोड है क्या? ये सारा दिन लाइन मारे है हरामखोर। इतना सुनते ही बाकी लड़कियां खिलखिलाकर हंस दी। नैतिक के दूसरे कजिन ने ताली बजाते हुए बोला, लो भाई, कली को तूने फूल समझा और जवाब में कांटे गाड़ दिए। वाह जी वाह। कजिन ने बिल्कुल बेशर्मी से अपने बालों को झाड़ते हुए कहा, गाली दोगी तो भी प्यार ही समझूंगा, हम तो दिल हार बैठे हैं जी। उसकी ये अदा देखकर पूरा ग्रुप ठहाके मारकर हंसने लगा। नैतिक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने हल्की हंसी दबाई और सिर झुका लिया, पर तभी उसने हंसी अचानक रुक गई। उसकी नज़र उन लड़कियों की टोली पर गई और जैसे ही सामने वाले चेहरे पर ध्यान गया, उसके होश उड़ गए। भीड़ में खड़ी वही लड़की हल्के पीले सूट में खुले कर्ली बालों के साथ मुस्कुरा रही थी। नैतिक हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। वो यहाँ हरियाणा में क्या कर रही है? ये बड़बड़ाते हुए नैतिक ने अपने ख्यालों को झटक दिया और फिर से सामने देखा तो पाया वो कोई और लड़की थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अजीब लड़की है। ये कहते हुए नैतिक ने अपने ख्यालों को झटक दिया और उसके कजिन से कहा, चल भाई, तुझे नहाना नहीं है क्या? किसने? नैतिक चौंक गया और तालाब के पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें नहाने के लिए कह रहे हो तो क्या तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बनाए यहाँ पर? दूसरे कजिन ने कहा। नैतिक ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, ठीक है भाई, चलो आजमाते हैं तुम्हारे इस नेचुरल पूल को। ये कहते हुए उसने अपनी शर्ट उतारी और वहीं पर डाल दी। बाकी कजिन पहले से ही तैयार थे। सब तालाब की ओर भागने लगे। कोई छलांग मारकर कूद गया, कोई पानी के छींटे उड़ाने लगा। नैतिक पहले बस किनारे खड़ा होकर देखता रहा। वो बहुत छोटा था जब वो हरियाणा आया था। 24 साल हो चुके थे उसे पैदा हुए जब वो पहली बार इस तरह से घूम रहा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे की ठंडक पिघलने लगी। ओए नैतिक, ऐसे खड़ा रहेगा क्या? आ भी जा, एक कजिन ने पानी में से चिल्लाया। नैतिक ने गहरी सांस ली और अचानक सीधा तालाब में कूद गया। पानी के छींटे उसके चारों तरफ फैल गया और बाकी सब ठहाके मारकर हंसने लगे। कुछ ही देर में वो भी उन्हीं के साथ तैरने, छींटे उड़ाने और मस्ती करने लगा। वो हंसी जो महीनों से उसके चेहरे से गायब थी, आज पूरे दिल से निकलकर बाहर आई। थोड़ी देर बाद सब घास पर बैठकर सूरज की गर्मी सेकने लगे। एक कजिन ने गन्ना तोड़कर सबको बांटा और वहीं खेतों में मजाक मस्ती का सिलसिला चलता रहा।
नैतिक ने गन्ने का रस चूसते हुए आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि वो अपने बोझ से थोड़ा हल्का हुआ है। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, पर साथ ही एक चमक थी, जैसे जिंदगी ने उसे याद दिलाया हो कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जीने को। चलो भाई, दोपहर तक घर पहुंचना है, वरना ताई जी डांटेगी, एक कजिन ने आवाज लगाई। नैतिक और बाकी सब ने सिर हिलाया और नैतिक ने उठकर खड़े होते हुए कहा, सच में यार, जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। हाँ, और साथ में जीने के लिए एक छोरी मिल जाए तो और क्या ही कहना, एक दूसरे कजिन ने कहा। जिसकी बात सुन वो सब हंसने लगे और हंसते हुए खत्री हवेली की तरफ निकल गए, जहां दूसरी तरफ बनारस में आज विशाल को डिस्चार्ज मिल रहा था और इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। जहां विशाल तैयार होकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। वीर विशाल के डिस्चार्ज पेपर को रेडी करवाने गया था और खुशहाली घर चली गई थी। जब धीरे से वार्ड का दरवाजा खुला, विशाल ने सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सानिया, उसके मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सानिया ने अपने सिर के दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा, मैंने आपकी हालत के बारे में सुना, मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरे कारण हो रहा है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, विशाल ने सानिया को रिलैक्स करते हुए कहा। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कोई देख लेगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। नहीं होगी, मैं यहाँ रेगुलर चेकअप के बहाने से आई हूँ, सानिया ने जवाब दिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विशाल ने जवाब दिया। फिर थोड़ा रुक कर पूछा, तुम ठीक हो ना? मतलब आरिफ या तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? सानिया की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, जिन्हें छुपाते हुए उसने कहा, सब ठीक है, मैं बस आपके हाल चाल जानने आई थी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सानिया जाने लगी, जिसे विशाल ने रोक लिया। सानिया, रुको, क्या हुआ? सानिया ने रुकते हुए पूछा। विशाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी हिम्मत करके यहाँ आ गई, अगर किसी ने देख लिया तो? सानिया ने एक पल चुप रहकर फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो लगता है, लेकिन अगर मैं नहीं आती तो शायद ताउम्र पछतावा रह जाता कि जब आपको मेरे कारण चोट लगे तब मैं हाल पूछने भी नहीं आई। विशाल उसकी मासूमियत पर बस उसे देखता रह गया। उसके दिल में कहीं गहराई के कसक उठी। वो लड़की जिसे अपने हमेशा सिर ऊंचा करके खड़े देखा था, आज उसके सामने इतनी झिझक के साथ खड़ी थी। सानिया, विशाल ने धीमे से स्वर में कहा, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अलग हो। तुम्हारा सच मैं जानता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो मैं ऐसा मत सोचो। ये मेरा फैसला था आरिफ को रोकने का, क्योंकि उसकी हदें पार हो रही थी। सानिया के पलकों पर फिर से नमी आ गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लिया ताकि विशाल उन्हें ना देख पाए। काश, उसने धीरे से स्वर में कहा, काश मेरे घर वालों भी आपकी तरह सोचते तो सब ठीक हो जाता। विशाल का दिल कसक गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वार्ड के बाहर से किसी नर्स की आवाज़ आई, मिस्टर विशाल सिसोदिया, डिस्चार्ज पेपर तैयार है। सानिया तुरंत चौकन्नी हो गई और एक कदम पीछे हट गई। मुझे जाना होगा, वरना कोई देख लेगा। ये कहते हुए सानिया पीछे मुड़ी, जिसे देख विशाल ने तेजी से कहा, रुको सानिया, अगर कभी लगे कि सब दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं तो याद रखना, एक दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। ये कहते हुए विशाल की आवाज़ धीमी से हो गई, जिसकी तरफ सानिया ने हैरानी से देखा और बिना कुछ कहे वार्ड से बाहर चली गई। जिसके जाने के बाद विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून नज़र आ रही थी और उसे अपना दिल थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे कुछ सही नहीं है। जहाँ सानिया विशाल के वार्ड से बाहर आई तब उसकी मुलाकात वीर से हो गई। वीर ने चौंकते हुए सानिया को देखा और कहा, बेटा आप यहाँ? सानिया ने घबराहट में वीर को देखा और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा, जी अंकल, वो मैं रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। तो सुना विशाल जी एडमिट है। उन्होंने पापा को अस्पताल लाने में मेरी मदद की थी, बस इसलिए मैं उनकी हालचाल जानने चली आई।
अच्छा, मिल लिया विशाल से? वीर ने पूछा। सानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जी, अब मैं चलती हूँ, वीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओके बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। सानिया के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से मुट्ठी में भरते हुए अपना सिर हिला दिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। इतना कहकर सानिया बिना और कुछ कहे बाहर चली आई, जहां फराह स्कूटी में बैठी हुई थी, जिसके पीछे जाकर बैठते हुए सानिया ने कहा, चलो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फराह ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर फराज को पता चल गया तो फिर से नई मुसीबत शुरू हो जाएगी। सानिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी खामोशी को देखते हुए फराह ने स्कूटी की स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया और वो लोग आगे की तरफ बढ़ गए। जब दोनों खान हाउस पहुंचे तब अंदर सब कुछ शांत था और माजिद साहब बैठे लिस्ट बना रहे थे, जिन्हें देखते हुए सानिया की आंखों में चमक आ गई। पापा, माजिद जी ने पलटकर उसे देखा और कहा, कहाँ थी आप? आपको नहीं पता कि आपको बाहर नहीं जाना है? सानिया ने आकर उनके बगल में बैठते हुए कहा, मैं बस हॉस्पिटल गई थी अपने चेकअप के लिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? फराज ने वहाँ आते हुए कहा, जो कुछ भी हो रहा है, क्या तुम खुश नहीं हो उन सब से? भैया, मैं पापा से बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप चुप रहिए। ऑलरेडी सब कुछ थोप चुके हो मुझ पर, सानिया ने गुस्से से कहा। फराज ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। तुम मुझसे तेज आवाज़ में बात कर रही हो? तुम्हें अपनी हरकतें दिखाई नहीं दे रही? मैंने कौन सी हरकत की? क्या हरकत की मैंने? सानिया ने कुर्सी से उठते हुए पूछा। उस दलाल आरिफ की बात पर आकर आप मेरी शादी कर रहे हो? एक बार पूछा मुझसे इस बारे में कि मैं कहाँ गलत हूँ? फराज सानिया को घूरने लगा और बीच में आते हुए माजिद जी ने पूछा, क्या हुआ? पापा, आप इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोलने लगी है। फराज ने बीच में कहा, आप चुप रहिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सानिया ने बीच में चिल्लाकर कहा, उस दिन आरिफ था जिसने मेरा दुपट्टा खींचा था। फराज ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, अच्छा, तुम फिर झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको यकीन ना हो तो जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए। सानिया ने हताश होते हुए कहा, आप हमेशा दूसरों की बात क्यों मानते हो? तुम्हारे दोस्तों ने ही बताया है सानिया कि तुम कई बार विशाल के साथ घूमती नजर आई हो। फराज ने दांत पीसते हुए कहा। सानिया का चेहरा जर हो गया और उसने मजीद जी की तरफ देखा, जो हैरानी से सानिया को देख रहे थे। उनकी नज़रों में फैली शक को देखते हुए सानिया ने जल्दी से अपना सिर नहीं में हिला दिया। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। चलो, मान लेते हो मेरे दोस्त झूठ कह रहे हैं, तो क्या तुम्हारे दोस्त झूठ कह रहे हैं? फराज ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा। सानिया ने बौखलाते हुए पूछा, आप किस दोस्त की बात कर रहे हो? फराह, वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना, क्या वो भी झूठ कहेगी? फराज ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, उसने मुझे बताया था। ठीक कहा ना फराह? ये कहते हुए फराज ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां फराह चुपचाप खड़ी हुई थी, जिसकी तरफ सानिया ने हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बचपन की दोस्त फराह उसके साथ ऐसा करेगी, जबकि उसे भी पता था कि सानिया और विशाल के बीच ऐसा कुछ नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया फराह? सानिया ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। फराह ने सानिया की बात पर कहा, हाँ, मैंने देखा था तुम्हें और विशाल को साथ में। सानिया का दिल जैसे धक से रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फराह, तुम? सानिया की आवाज़ फटी हुई थी। देखा ना पापा, फराज ने तुरंत कहा। अब तो कोई शक बाकी नहीं रह गया, इसके चरित्र पर दाग लग चुका है। कौन करता है इससे शादी? वो तो खैरियत है कि सब कुछ जानते हुए भी आरिफ इससे शादी करना चाहता है। भाई, आपको आपके दोस्त पर यकीन है, लेकिन मुझ पर नहीं। क्यों? सानिया ने आंखों में नमी लिए कहा। फराज ने जवाब में कहा, क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरे दोस्त के
अलावा तुम्हारी खुद की दोस्त ने भी जवाब दिया है। फैसला तय है, तुम्हारी शादी आरिफ के साथ तय हो चुकी है। तैयारी अभी शुरू हो गई है और कार्ड भी छप गया है। सानिया ने अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचते हुए माजिद की तरफ देखा। पापा, कम से कम तुम मुझ पर यकीन कीजिए। मैं नहीं हूँ ऐसी। मुझे नहीं पता फराज झूठ क्यों बोल रही है, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। ये कहते हुए सानिया की आंखों में आंसू की लकीर उसके गाल पर बह गई और उसने फराह को देखते हुए उसके पास आते हुए कहा, क्यों फराह, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फराह ने फराज की तरफ देखा और सानिया को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब मत करो। तुम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। अब आरिफ भाई के साथ खुश रहना। ये कहते हुए उसने धीरे से उसके कान में कहा, माफ़ करना सानिया, मैं मजबूर हूँ अपने प्यार के सामने। ये कहते हुए फराह सानिया से अलग हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।